तो विधान परिषद चुनाव के फिलहाल नतीजे आ चुके हैं। सबसे पहले सटीक जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और विजयी प्रत्याशियों से भी लगातार हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। झांसी से भी जुड़े हुए हैं, फिरोजाबाद से, गोरखपुर से, साथ ही साथ गोंडा से भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार झांसी संवाददाता एसएस झा के पास रुख करेंगे। एसएस झा, लगातार विजयी प्रत्याशियों की बात करें तो ये चुनाव जो था लगातार शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि एक तरफा है। जिस तरीके से बीजेपी की कार्य योजनाओं को लेकर के बात करें और जो नीतियां हैं उनको लेकर के जो सभी लोग प्रभावित थे और अब उस पर सीधी तौर पर एक तरीके से मुहर भी लग गई। देखिए, बिल्कुल आपका सही बात है कि शासन के सत्ता का चुनाव होता है, लेकिन झांसी में ऐसा नहीं देखा जा रहा था। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो भी बहुत मजबूत थे। हालांकि उनको वोट इतना मिला है कि 1500 के उनको ऊपर वोट मिला है, लेकिन तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वोट कम मिला। लेकिन आपको बात करें कि रमन रंजन भी पूर्व में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, एमएलसी बनी थी और जीती भी थी, लेकिन अब की बार उन्हें पार्टी छोड़ने के बाद फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जीत हासिल की है। लोगों ने उन पर भरोसा किया है क्योंकि उन्होंने जो काम किए थे और भी अधूरे काम थे उनके, आप वो पूरे करेंगी। तमाम ग्राम पंचायत प्रधान, तमाम लोग उनके परिवार से जुड़े रहे और लगातार उनके साथ कंधे से कंधे लगाए रहे और उनको आज जीत हासिल की है। पूरे जिले के विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं यहाँ पर और तमाम लोग हैं उनके समर्थक, उनके जो पहुँच रहे हैं उनको बधाई देने के लिए। बड़ा खुशी का माहौल देखा जा रहा है इनमें। जी बिल्कुल एसएस झा, साफ तौर पर वो खुशी महसूस की जा सकती है। जितेंद्र के पास चलेंगे, फिरोजाबाद की ओर रुख करेंगे। जितेंद्र, अब उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है, ढोल नगाड़े किस तरीके से बज रहे हैं, क्योंकि अब बस औपचारिक ऐलान और जीत का एक सर्टिफिकेट ले रहा है, तो इस बारे में क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए आलोक जी, जो फिरोजाबाद और आगरा के एमएलसी प्रत्याशी हैं विजय से भरे, वो जीत चुके हैं और उनको आगरा के जिलाधिकारी सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खुशी का माहौल है और जो भाजपा पहले से कहती चली आ रही थी कि हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता बराबर बयान कर रहे थे कि हमारे सारे प्रत्याशी जीतेंगे, 2700 सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, तो भाजपा के नेताओं की जो कथनी है वो साबित हुई है। और जिला पंचायत अध्यक्ष का और एमएलसी का ये ऐसे चुनाव होते हैं, इनमें ये सरकार के चुनाव होते हैं, सीधे सरकार से जुड़े चुनाव होते हैं। इनमें जो वोटर्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं और वोटर्स भी उनको बढ़ चढ़कर वोट करते हैं, क्योंकि 5 साल तक लगातार उनकी उम्मीदें जटी रहती हैं। जैसे एमएलसी चुनाव में ग्राम पंचायत के सदस्यों ने वोट दिया, उनको था जो उनकी निधि ग्राम पंचायत की आएगी वो तो आएगी, लेकिन जो एमएलसी की निधि है वो भी उनके क्षेत्र के विकास में सहभागी होगी, उनके क्षेत्र का विकास बढ़ के होगा। गांव की गलियां, स्ट्रीट लाइटें, पानी की समस्याएं पहले से बेहतर होगी, उनका समाधान होगा। तो ये सब उम्मीदों के साथ जो वोट कर रहे हैं वोटर्स हैं, उनके जो नेतागण थे उन्होंने वोट किया है और उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है। जीत के बाद अब प्रत्याशी की मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी निधि का सदुपयोग करें, उन क्षेत्रों में विकास कराए जो विकास कार्य से वंचित क्षेत्र है। इसमें कोई एरिया नहीं होता जैसे विधायक का एक एरिया है कि वो सदर विधायक का है, तो फिरोजाबाद में ही अपनी निधि का प्रयोग कर सकता है, अछूता था, लेकिन इसमें तो कहीं भी कर सकता है, आगरा फिरोजाबाद में कहीं भी। जी, जिन क्षेत्रों से विकास अछूता रहा, कम से कम वहां पर विकास पूरी तरीके से जाए, प्राथमिकता इस पर होनी चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ राजेश भी हैं गोंडा से। राजेश, जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जो नतीजे सामने आ चुके हैं, या तो यूं कहें अब इस समय तो पूरी तस्वीर साफ है, नतीजे भी हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वो बीजेपी की जीत है, वो राष्ट्रवाद की जीत है, वो हिंदुत्व की जीत है। ये साफ तौर पर इस पर मुहर लगा दी गई है। जी बिल्कुल आलोक, पूरी तरीके से यही बातें सही है, क्योंकि बीजेपी की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है और हिंदुत्व की जीत है। क्योंकि बीजेपी एक ही मिशन को लेकर के चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को लेकर के। राम जन्मभूमि का मुद्दा उसका पहला जरूर रहा, लेकिन इसके अलावा अब जो उसका मुद्दा है वो साफ तौर पे हिंदुत्व है और हिंदुत्व को लेकर के ही वो बढ़ावा भी दे रही है। तो अगर देखा जाए तो बीजेपी की जो जीत हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इशू ये भी आ रहा है, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे जहां भी आप चले जाइए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ लोग इसी को लेकर के मान रहे हैं और इसी को लेकर के चल भी रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर जो उन्होंने वोट किया है वो केवल हिंदुत्व के नाम पे किया है। और उसकी जो थ्योरी है वो भी समझ में आ रही है कि जितने भी उनके कार्यक्रम आ रहे हैं वो साफ तौर पे हिंदुत्व को लेकर के ही आ रहे हैं। बीजेपी की जीत होना इसलिए भी एक तौर पे लाजमी है, उसका कारण ये है कि देखिए पहले से जो दावे हो रहे थे
वो तो थे ही, लेकिन चूंकि इस प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है, जो अभी ग्राम प्रधानी के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, वो भी साफ तौर पे बीजेपी के ही लगभग लोगों ने जीते। तो ऐसी स्थिति में जो उनके हर जगह पे नुमाइंदे बैठे हुए, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, तो जब सब जगहों पे उसके ही लोग बैठे, क्योंकि एक और जो चीज है कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। तो एमएलसी का चुनाव इसी तरह का है। अब एमएलसी के साथ कितने लोग जुड़ते हैं, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी निधि है, चाहे ग्राम प्रधान हो उसकी अलग निधि है, बीडीसी सदस्य है उसकी अलग निधि है, जिला पंचायत अध्यक्ष है उसकी अलग निधि है। अगर उसमें कहीं किसी को कम की गुंजाइश होती है कि मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, और वो जाकर के एमएलसी के पास जाता है और उनसे कहता है कि भाई ठीक है, ये हमारी योजना है, इसको हम भी लागू करना चाहते हैं, आप इसमें थोड़ी सी मदद हमारी कर दीजिए, तो ये कम से कम ये जो चक्र है ये पूरा हो जाए। तो ये एक अच्छी सोच है, और अगर इसको लेकर के काम धरातल पे होगा तो ये एक अच्छा बिल्कुल राजेश, ये जो चेन बनी है आपने, राजेश आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जो अगर विकास अगर होगा और विकास निधि अगर जरा भी आड़े आएगी तो अब इस चेन में कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाएगी, यानी कि विकास को लेकर के अब काम आगे होगा सीधे तौर पर। इस पूरी कवायद के बीच अब मेरा एक अहम सवाल आपसे यह है कि अब पूरा जो आप सिनेरियो देख रहे हैं, जिस तरीके से चुनावी नतीजे आ रहे हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव को लेकर के हो राजेश, या फिर विधान परिषद के चुनाव को लेकर के हो, लेकिन ये चुनाव के नतीजे आगामी जो चुनाव होने, खास करके अगर मैं 2024 के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो उनके लिए भी एक साफ तौर पर एक संकेत है। बिल्कुल संकेत है, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, तो अभी से अगर ये स्ट्रेटजी नहीं तैयार करेंगे, क्योंकि इनके पास 2 साल का समय बचा है, और उस 2 साल के समय के भीतर खासतौर पर हम गोंडा और बलरामपुर की बात करें तो यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बाढ़ का। हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, और बाढ़ का सीजन स्टार्ट होने में 2 से 3 महीने का समय और है, इसके बाद बाढ़ का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। बाढ़ के सीजन में जो माझा बेल्ट के इलाके हैं, खासतौर पे वहां पे, खासतौर पे अगर ये देखा जाए तो करनैलगंज और नवाबगंज, ये 2 तहसीलें, और बलरामपुर में राप्ती नदी का कहर, गोंडा में घाघरा और सरयू का कहर, तो इनको आखिरकार कैसे नदियों को सीमित किया जाए, कैसे नदी का पानी नदी के पेट में रखा जाए, इसको लेकर के एक ब्रॉड स्केल पे इनको एक योजना बनानी होगी। क्योंकि जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं सफर करती है, और 5 से 6 महीने लगातार बाढ़ के पानी में डूबी रहती है, और उसका असर उसकी खेती पर भी पड़ता है, और जो उसकी साल भर की पैदावार होती है वो भी इससे प्रभावित होती है। एक मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो ये छुट्टा जानवरों का मुद्दा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं इनको एक योजना बनानी पड़ेगी। तो 2 साल के भीतर इनके पास पूरी स्ट्रेटजी लागू करने का समय है कि कौन सी ये स्ट्रेटजी तय करते हैं और उस पर कितना बेहतर काम करते हैं, क्योंकि यही आने वाले 2 साल में इनके लिए एक बिल्कुल एक 2 साल के, लेकिन एजेंडा अब सबके पास कहीं ना कहीं साफ है, और पहले जो विधानसभा चुनाव में जो विधायकों जो जीत करके आए उनके लिए 100 दिन का एजेंडा साफ कर दिया, तो एक एजेंडा पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। झांसी से एसएस झा लगातार हमारे साथ बने हुए। एसएस झा, आपने राजेश की बात सुनी जिस तरीके से, और फिरोजाबाद से जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े, उनकी भी बात सुनी। झांसी में भी कमोबेश कुछ ऐसी समस्याएं हैं, ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो साफ पानी को लेकर के बात करें या फिर ऐसी तमाम सारी जो चीजें हैं उनको लेकर के अब एक कार्य योजना के तहत पूरी तरीके से काम करना है, यानी कि रोड मैप पूरी तरीके से तैयार है, बस आपको काम करना है उस पर पूरी तरीके से। देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में पूरे बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में सिर्फ पानी की समस्या और पलायन की समस्या हमेशा बनी रहती है। लेकिन अब देखना है कि आप जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी जीती हैं, गांव के तमाम लोग हैं जो दिल्ली बॉम्बे जाते हैं, पलायन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिल जाए, रोजगार मिलेगा, मनरेगा में काम चलेगा तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर टूटी सड़कें हैं, आज भी पड़ी हुई हैं, पानी की समस्या बनी है, गर्मी आ गई है, अब अप्रैल है, अप्रैल के बाद तो स्थिति खराब हो जाती है बुंदेलखंड में पानी की समस्या। आज भी स्थिति है, झांसी शहर में कहीं न पानी की समस्या बनी है। गाँव ऐसे हैं जहाँ पर लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर पानी भरने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी जीती हैं और गाँव में हैंडपम्प की व्यवस्था करेंगी, पानी की व्यवस्था करेंगी। अब देखना है अब आगे चल के क्या होता है। जी बिल्कुल, अब आगे चल करके देखना होगा। मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ फिरोजाबाद से जितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर मैं बात करूं, अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक कार्य योजना के तहत काम होना है, विधान परिषद चुनाव के भी नतीजे फिलहाल आ चुके हैं, लेकिन इनमें निर्दलियों ने भी बाजी साफ तौर पर मारी और दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं है। हालांकि पहले कहा जा रहा था खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। देखिए आलोक, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें जो सलाहकार है, प्रत्येक इनका कार्यकर्ता, प्रत्येक संघ का पदाधिकारी सलाहकार होता है। अन्य दलों में क्या है, ये पैसों से हायर करते हैं,
उनके सलाहकार आते हैं, एक बड़ी कंपनी के एमडी होते हैं, वो सलाह देंगे, वो अपना प्लान तैयार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सलाहकार होता है। ये अपनी जो प्लानिंग है वो बताते नहीं है, लेकिन वो प्लानिंग इनके ब्रेन में बनी हुई है। अभी 4 दिन पहले ही मैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 नहीं, हम तो हर 6 महीने बाद चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी हर 6 महीने की तैयारी में रहती है। तो 2 साल की किसने सोची, हम तो आज ही तैयारी में हैं, कल चुनाव करा लो तो हम जीत रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के जो हौसले हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊपर है। और कॉन्फिडेंस भी ऐसा नहीं ओवर कॉन्फिडेंस वाला हो, इनको समझने समझाने के तरीके, बात करने के तरीके, कार्यकर्ताओं को, वोटरों को रुझाने के तरीके इनको बहुत अच्छे से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 24 के प्लान के लिए पहले से तैयार है। और जिस तरह सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर जो लोगों ने वोट दिया है, इस बात को वो 24 तक साबित करेंगे और ये चाहेंगे कि 24 में फिर एक बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उसी 24 के लिए कहीं ना कहीं सारी पृष्ठभूमि जो तैयार की गई कार्य योजना और उसी के तहत काम भी हो रहा है। और बड़ी बात यह कि जिस तरीके से आपने भी कहा, और बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, वो खुद भी कहती है मेरा बूथ सबसे मजबूत, और बूथ स्तर पर किस तरीके से कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, गोंडा से राजेश हमारे साथ जुड़े। राजेश, अगर मैं गोंडा इलाके की अगर बात करूं, पूरे जो आसपास के राप्ती और घाघरा जिस तरीके से कहर बरपाते हैं, और अब से कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 2-3 महीने का वक्त है, और हर साल जिस तरीके से बाढ़ का कहर बरपता है, उस पर कहीं ना कहीं सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर कार्य करने की जरूरत है। जी बिल्कुल आलोक, उस पर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये 2021 में बंधा नहीं कटा था, लेकिन 2020 में बंधा कट गया था। तो ऐसी स्थिति में हर बार बंधा कटता है, चाहे एल्गिन चरसड़ी हो, चाहे इसके बाद रावलपुर आदमपुर बांध हो। तो ऐसे करीब 4 बांध हैं गोंडा के अंदर जो हर बार कटते हैं कहीं ना कहीं। तो उन बांधों को पक्का करने के लिए लगातार ये प्लानिंग चल रही है। और बंधे का धंधा जो चल रहा था, जो सपा सरकार से चल रहा था, बसपा सरकार से चल रहा था, हर बार बीजेपी जब विपक्ष में रहती तो यही कहती थी कि गोंडा में बांध का एक धंधा बन गया है, और हर बार इस धंधे पर लोग जो है वो करोड़ों रुपए लूटते हैं। तो अब पिछले 5 साल से जब उसकी सरकार रही, तब उसने फिलहाल जो है इस काम को अभी तक नहीं चालू किया है कि बंधे को आखिरकार पक्का कैसे किया जाए। क्योंकि जो बांध है वो बांध से चालू होता है, और एल्गिन चरसड़ी से लेकर के सीधे नवाबगंज में तो बांधा ही नहीं है। तो करीब 26 किलोमीटर की दूरी में जो बंधा पड़ता है, इसके बाद फिर नवाबगंज से जब आप सरयू जाएंगे, जाकर के अयोध्या में जाएंगे, तो वहां तक बांध नहीं है। तो जिस एरिया में बांध नहीं है वहां बांध बनवाया जाए। और इसके अलावा जो बांध कच्चा है उसको पक्का करने के लिए जो सरकार ने वादा किया था, जब विपक्ष में थी तब इसने कहा था, और इसके बाद जब सरकार में आई तब ये अभी तक वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौती है। इसके अलावा बलरामपुर की अगर बात करें तो बलरामपुर में भी राप्ती का कहर रहता है, राप्ती में भी वहां पे पहाड़ों से पानी आता है और वहां पे जाकर के वो कर देता है। तो एमएलसी का जो चुनाव हुआ है, जो एमएलसी है गोंडा बलरामपुर का एक ही है। तो अब उनको वहां पे जाकर के मंजू सिंह के पास एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि वो तरफगंज से विधायक रहे सपा सरकार से, उनको बाढ़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और बलरामपुर में भी उनको बिल्कुल राजेश, प्रत्याशी के पास एक मौका इसलिए अच्छा है क्योंकि उनको सारा का सारा जो है वो विधायकी का अनुभव पहले से ही है, और अब विधान परिषद में भी जिस तरीके से जीत करके आए हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। समस्या उनकी जानी समझी हुई है, बस उनको करना क्या है, समस्या का समाधान, उसके निस्तारण के लिए कार्य योजना तैयार करनी और उस पर पूरी तरीके से लग जाना है। एसएस झा भी हमारे साथ लगातार बने हुए। एसएस झा, अगर मैं पूरे बुंदेलखंड को लेकर के बात करूं, पानी की समस्या है जग जाहिर है, लेकिन पलायन की बात करें तो ब्रेन ड्रेन, जिसे कि हम कहते हैं प्रतिभा पलायन वहां से हो रहा है, जो अन्य राज्यों में जाकर के किस तरीके से उसको भी रोकना, यह एक प्राथमिकता के तौर पर एक बड़ा काम है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पलायन की बात करें तो पलायन की तमाम सरकारें आईं और गईं, लेकिन यहाँ का पलायन अभी तक नहीं रुक पाया है। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र के तमाम ऐसे गांव हैं जो किसान हैं, खेती करने के बाद वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है। तमाम ऐसी खेती भी हैं जो ख़राब हो गई हैं, उनको अभी तक किसानों की कई ऐसी खेती हुई उनका मुआवजा भी नहीं मिला है। तो तमाम ऐसे किसान हैं जो अपने परिवार में शादियां, बेटियों की शादियां करने हैं, तो करने के लिए तमाम लोग पैसे कमाने के लिए दिल्ली बॉम्बे चले जाते हैं। लेकिन इस तरीके का अगर सरकार जो पलायन रोके तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन पानी की समस्या की बात करें, पानी की समस्या हर रोज़ हमेशा की तरह बनी रहती है। रात में लगातार 2 बजे से लेकर लोग पानी के हैंडपंप के पास पहुंच जाते हैं, वहां पर लेके कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की समस्या आज ही बनी। फिलहाल अब उम्मीद की जा सकती है कि अब तस्वीर थोड़ी सी बदली नजर आएगी आने वाले समय में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपका भी, और साथ ही साथ जितेंद्र आपका भी, एसएस झा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी का चुनाव विजयी हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, अभी जाने की बात करेंगे। सर, आपने हैट्रिक लगाई है, इस बार क्या कहना चाहेंगे? रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधियों की हैट्रिक लगी है। हम तो सेवक हैं, जहां सम्मान पंचायत प्रतिनिधियों का आवश्यक था, पंचायत प्रतिनिधियों ने हमको वहां तक पहुंचाया। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी है, जिसने हमको इस लायक समझा है, निश्चित तौर से जीत भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी जी की है, योगी जी की है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, रायबरेली जनपद के सभी पंचायत प्रतिनिधियों की है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने अपना आशीर्वाद दे करके रायबरेली जनपद में मुझे प्रत्याशी बनाया, और प्रत्याशी बनाने के बाद